नमस्कार, मैं सुषमा घई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज, बिलासपुर। आज मैं बीएससी होम साइंस पार्ट 1 के सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप 3 पेपर ए यूनिट 2 के टॉपिक फिजिकल डेवलपमेंट पार्ट 2 फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग बेबीहुड पर चर्चा करूँगी। फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट 1 में हमने फिजिकल डेवलपमेंट एवं फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द न्यू बॉर्न के विषय में जानकारी हासिल की। अब हम बेबीहुड में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के विषय में जानेंगे। जन्म के 2 सप्ताह बाद से दूसरे वर्ष के अंत तक की अवधि बेबीहुड या बचपनावस्था कहलाती है। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं होती हैं कि इसमें विकास के सभी क्षेत्रों में विकास की महत्वपूर्ण शुरुआत हो जाती है। अपने दूसरे जन्म दिवस से पूर्व शिशु आपेक्षिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लेता है और बेबीहुड जीवन की उन 2 अवस्थाओं में से एक है जिनमें शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है। हरलॉक के अनुसार गर्भावस्था से जीवन के प्रथम 6 महीनों में वृद्धि गति तीव्र होती है, फिर धीमी हो जाती है और दूसरे वर्ष ये बहुत धीमी हो जाती है। बेबीहुड के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे शारीरिक आकार में परिवर्तन। इसके अंतर्गत लंबाई एवं वजन में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं। शारीरिक आकार वंशानुक्रम और वातावरणीय कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। 2 वर्ष तक ऊंचाई और वजन में तीव्र वृद्धि होती है, उसके बाद ये धीमी हो जाती है। समान उम्र के बच्चों की ऊंचाई में अंतर होता है, किंतु उनके ग्रोथ पैटर्न समान होते हैं। जीवन के प्रथम माह के अंत तक अधिकांश शिशु अपने कम हुए वजन को ही पुनः प्राप्त नहीं करते, वरन वजन में वृद्धि या बढ़ोतरी भी दिखाते हैं। बेबीहुड में शारीरिक भार में वृद्धि मुख्यतः वसीय ऊतकों या फैटी टिश्यूज के बढ़ने से होती है। पहले वर्ष में वजन में वृद्धि लंबाई की वृद्धि से अनुपाततः अधिक होती है और दूसरे वर्ष में इसका उल्टा होता है। पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग बेबीहुड। बेबीहुड के दौरान हाइट और वेट में वृद्धि के स्वरूप को यदि हम देखें तो जन्म के समय 17 से 21 इंच लंबाई होती है और वजन होता है 6 से 8 पाउंड। 4 माह में शिशु की लंबाई 23 से 24 इंच और वजन जन्म के समय से दुगना हो जाता है। 8 माह में लंबाई 26 से 28 इंच और वजन 16 से 19 पाउंड होता है। 12 माह या 1 वर्ष में शिशु की लंबाई 28 से 30 इंच और वजन जन्म के समय से तिगुना हो जाता है। 24 माह या 2 वर्ष में लंबाई होती है 32 से 34 इंच और वजन होता है करीब 24 से 28 पाउंड। शारीरिक अनुपात में परिवर्तन। शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क शारीरिक अनुपात से बिल्कुल भिन्न होता है। शिशु में आनुपातिक परिवर्तन लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन के अनुसार होते हैं, अर्थात आनुपातिक परिवर्तन सिर से पैरों की ओर और निकट से दूर के क्रम में होते हैं। शरीर के सभी अंग एक साथ परिपक्व नहीं होते। सर्वप्रथम सिर में, फिर धड़ में और अंत में हाथ पैरों में आनुपातिक परिवर्तन होते हैं। आरंभिक 6 माहों में आनुपातिक परिवर्तन बहुत कम होते हैं, किंतु फिर दिखाई देते हैं। शिशु प्रथम वर्ष में लंबाई की अपेक्षा सरकमफेरेंस में वृद्धि से अधिक मोटा लगता है, किंतु बेबीहुड की समाप्ति से पूर्व वह पतला दिखने लगता है। विभिन्न अंगों में होने वाले आनुपातिक परिवर्तनों को देखें तो सबसे पहले सिर में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन। प्रथम 2 वर्षों में सिर का विकास द्रुत गति से होता है, इसके बाद विकास की गति धीमी पड़ जाती है। जन्म के समय सिर का क्षेत्रफल पूरे शरीर का 21 से 25% होता है,
जो 18 वर्ष में 8% रह जाता है। अर्थात आयु वृद्धि के साथ साथ सिर की अपेक्षा शरीर का क्षेत्रफल बढ़ता है। जन्म के समय का सिर का भारीपन धीरे धीरे धड़ और टांगों की लंबाई बढ़ने से कम हो जाता है और सिर अब जन्म के समय की अपेक्षा कम बड़ा दिखने लगता है। बचपनावस्था के बढ़ने के साथ क्रेनियल भाग का अनुपात सिर के शेष भाग से अच्छा हो जाता है। ऐसा सिर पर बाल आ जाने से होता है। चेहरा, बेबीहुड में भी सिर की अपेक्षा चेहरा छोटा होता है। चेहरे के निचले भाग, खासकर जबड़े के विकास और अस्थायी दांतों के आने से मुंह का अनुपात चेहरे के बाकी भाग से अच्छा बन जाता है। नाक की उपास्थि के विकास से नाक की आकृति कुछ स्थिर होने लगती है। आंखों की मांसपेशियों में नियंत्रण और समन्वय आ जाता है। धड़, सिर और चेहरे की अपेक्षा धड़ का विकास धीमी गति से होता है। धड़ अपेक्षाकृत लंबा हो जाता है, कंधे चौड़े और पेट चपटा हो जाता है। शरीर क्रमशः धीरे धीरे जन्म के समय की अपेक्षा ज़्यादा निश्चित आकार लेने लगता है। गर्दन छोटी होते हुए भी दिखाई देने लगती है। हाथ एवं पैर, 2 वर्ष की अवस्था तक हाथों की लंबाई में जन्म की अपेक्षा 60 से 70% तक और टांगों में 40% तक वृद्धि होती है। इनके न केवल आकार में वरन पेशियों में भी तीव्र वृद्धि होती है। इसका प्रभाव शिशु की क्रियात्मक योग्यताओं पर पड़ता है। दांत, दांत निकलना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था में तीसरे चौथे माह से शुरू होकर 21 से 25 वर्ष तक चलती है और इस पूरी अवधि में दांतों के 2 सेट निकलते हैं। पहला टेम्परेरी और बेबी टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। बेबी टीथ पहले आते हैं और बचपनावस्था में बेबी टीथ ही होते हैं। पहली बार दांत 6 से 8 माह के बीच निकलते हैं, किंतु कभी कभी 5वें माह में तो कभी कभी 10-11 माह में भी निकलते हैं और ऐसा बालक के स्वास्थ्य, पोषण, प्रजाति, लिंग और अन्य कारकों के कारण होता है। अस्थायी दांतों को दूध के दांत या मिल्क टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है और 2 से 2.5 वर्ष तक अधिकांश बच्चों में सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। अस्थायी दांत छोटे और गुणों में हीन होते हैं और इनके निकलने में प्रायः शिशु को कष्ट जैसे दर्द, बुखार और दस्त आदि की शिकायत होती है। दांतों के निकलने के क्रम में गड़बड़ी होने पर चेहरे के निचले भाग के विकास में असामान्यता आ जाती है जो चेहरे की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। अस्थियां, जन्म के समय कंकालीय ढांचा मुलायम और लचीला होता है। बोन्स के बीच परस्पर कसाव ढीला होता है तथा ये नर्म और स्पॉन्जी होती हैं। अस्थियों का विकास पहले वर्ष में तीव्र होता है और दूसरे वर्ष में इसकी गति अपेक्षाकृत मंद हो जाती है। पहले वर्ष से ऑसिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है जो प्यूबर्टी तक चलती है। इससे मुलायम और स्पॉन्जी अस्थियां धीरे धीरे कड़ी होने लगती हैं। ऑसिफिकेशन की गति अलग अलग अंगों में भिन्न भिन्न होती है, जैसे क्रेनियम के सॉफ्ट स्पॉट्स या फॉन्टेनेल्स का भराव करीब 50% बच्चों में 18 माह तक होता है और 24 माह तक ये सभी शिशुओं में पूर्ण हो जाता है, जबकि पैरों की लंबी अस्थियों में ऑसिफिकेशन प्रक्रिया प्यूबर्टी तक भी पूरी नहीं हो पाती। ऑसिफिकेशन थायराइड से निकलने वाले हार्मोन की मात्रा और पोषण पर निर्भर करता है। इनमें से किसी की भी कमी से बोर्ड लेग्स और अन्य अस्थिजन्य विकृतियां देखी जाती हैं। मांसपेशियां एवं वसा, नवजात शिशु की मांसपेशियां अस्थियों से चिपकी हुई और अविकसित होती हैं। उसकी गतियों में कोई तालमेल नहीं होता। जन्म के बाद मांसपेशियों के साइज, शेप
और कॉम्पोजिशन में परिवर्तन आता है। मांसपेशीय तंतु लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में बढ़ते हैं। आरंभ में इनमें जलीय अंश 72% होता है तथा ये शारीरिक वजन का 23% होती हैं। विभिन्न गतियां और क्रियाएं मांसपेशियों के विकास से ही संभव होती हैं। परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, ग्रंथियां आदि शरीर के मुख्य अंगों का नियमित रूप से चलना भी मांसपेशियों पर ही निर्भर होता है। वजन में वृद्धि के लिए अस्थियों के साथ पेशियां और वसा भी उत्तरदायी होते हैं, किंतु आरंभिक 2 से 3 वर्ष में वसा या वसीय ऊतक का विकास तेजी से होता है। शरीर में मांसपेशियों और वसीय ऊतकों के विकास में सहसंबंध होता है। इनके बीच अनुपात शारीरिक गठन या बॉडी बिल्ड एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र, इस तंत्र से जीवन की सभी गतिविधियां संचालित और नियंत्रित होती हैं। तर्क, स्मृति, चिंतन, कल्पना आदि मानसिक क्रियाएं भी इसी के द्वारा संचालित और नियंत्रित होती हैं। जन्म के बाद आरंभिक 3-4 वर्षों में तंत्रिका तंत्र का तीव्र विकास होता है। बेबीहुड में जन्म के समय की अपरिपक्व तंत्रिका कोशिकाओं का ही विकास होता है, किंतु कोई नई कोशिकाएं इस समय नहीं बनती। मस्तिष्क का भार जन्म के समय कुल वजन का 1/8 भाग होता है, जो परिपक्व अवस्था में 1/40 हो जाता है। जन्म के बाद आरंभिक 2 वर्ष तक मस्तिष्क में तीव्र विकास होता है, खासकर सेरिब्रम और सेरिबेलम भाग में। सेरिब्रम मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और सेरिबेलम बॉडी बैलेंस और पोस्चरल कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका वजन पहले वर्ष में तिगुना हो जाता है। मस्तिष्क के इन दोनों भागों के विकास से शिशु जीवन के दूसरे वर्ष तक आरंभिक अवस्था की पूर्ण आश्रितता से अपेक्षतः आत्मनिर्भरता की दशा की ओर बढ़ता है। श्वसन तंत्र, जन्म के समय फेफड़े छोटे और अल्प विकसित होते हैं। जन्म के ठीक बाद शिशु के प्रथम क्रंदन से उसकी श्वास क्रिया आरंभ होती है। इस समय सिर की परिधि छाती की परिधि से बड़ी होती है, किंतु 2 वर्ष तक सिर और छाती की परिधि बराबर हो जाती है। दूसरे वर्ष तक श्वसन दर 30 से 35 प्रति मिनट होती है। पाचन तंत्र, आरंभ में पाचन तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता। पेट छोटा होता है और इसकी क्षमता कम होती है, अतः बार बार फीडिंग की आवश्यकता होती है, जो चाहे ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला फीडिंग हो सकती है, किंतु माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है। पाचन तंत्र पूर्ण विकसित न होने की वजह से ठोस आहार लेने के लिए वह करीब 6 माह तक तैयार नहीं होता। इन आरंभिक वर्षों में पेट की क्षमता और पाचन क्षमता दोनों का ही तीव्र गति से विकास होता है। परिसंचरण तंत्र, आरंभिक अवस्था के छोटे और कोमल हृदय तथा छोटी और सक्रिय रक्तवाहिनियों में परिवर्तन आता है। हृदय के आकार और भार में वृद्धि होती है और रक्तवाहिनियों की लंबाई और परिधि बढ़ जाती है। आयु के साथ साथ परिसंचरण तंत्र में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव नाड़ी गति, रक्तचाप और शारीरिक तापमान पर पड़ता है। संवेदी अंग, इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियां तेजी से विकसित होती हैं और जीवन के आरंभिक माहों में ही अच्छे से कार्य करने योग्य हो जाती हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को यदि हम देखें तो विजन, 3 माह तक आंखों की पेशियों में समन्वय आ जाता है, अतः दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। ये माना जाता है कि 3 माह में कोन्स का विकास भी पर्याप्त हो जाता है, जिससे रंगों के अंतर को शिशु देख सकता है। स्मेल एंड टेस्ट, स्वाद और गंध की संवेदना जो जन्म के समय पर्याप्त विकसित होती है, बेबीहुड में भी तीक्ष्ण बनी रहती है। इसीलिए प्रौढ़ों को रुचिकर लगने वाले खाद्य पदार्थ शिशु को तीखे लगते हैं। स्किन सेंसिटिविटीज, सभी तरह के त्वक उद्दीपनों के प्रति त्वचा
स्पष्ट प्रतिक्रिया दिखाती है। उसे उष्ण, शीत और पीड़ा का तीव्र संवेदन होता है और हल्के स्पर्श तथा गुदगुदाने वाले उद्दीपनों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया अधिक आयु वाले लोगों की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। हियरिंग, शिशु के सुनने की शक्ति तीव्र होती है। 2 माह की आयु में वह अन्य ध्वनियों की अपेक्षा ह्यूमन वॉइस के प्रति अधिक अनुक्रियाशील होता है। आयु वृद्धि के साथ शिशु में विभिन्न लोगों और विशिष्ट ध्वनियों के प्रति प्रतिक्रिया की योग्यता विकसित हो जाती है। द रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक एवं गतीय विकास के बीच संबंध। शारीरिक और गतीय विकास दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास के अंतर्गत मांसपेशी वृद्धि और विकास शारीरिक शक्ति और गत्यात्मक योग्यताओं के विकास में सहायक होती है, जिससे बालक विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ खेल क्रियाओं में भी समर्थ होता है। मस्तिष्क के विकास से शारीरिक नियंत्रण और संतुलन में सहायता मिलती है। इसके अलावा शारीरिक विकास से संबंधित अन्य कारक जैसे शारीरिक गठन, शारीरिक संरचना, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक मंदता और शारीरिक स्वास्थ्य आदि भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्रियात्मक विकास पर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह क्रियात्मक विकास में जहां एक ओर मांसपेशियों और नाड़ियों की परिपक्वता, उन पर नियंत्रण और संयोजन से विभिन्न क्रियाएं संभव होती हैं, वहीं विभिन्न क्रियाओं से मांसपेशी विकास में सहायता मिलती है। कई तरह की खेल क्रियाओं, घिसटने के द्वारा, घुटने के बल चलने के द्वारा और अन्य विभिन्न गतिविधियों से शिशु की मांसपेशियां मजबूत और शक्तिशाली होती हैं और इससे उनके विकास में सहायता मिलती है, जो शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। इस प्रकार शारीरिक और क्रियात्मक विकास दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम, व्यक्ति की आनुवंशिकता का निर्धारण कॉन्सेप्शन के समय ही माता पिता से मिलने वाले जीन्स द्वारा हो जाता है। एक बालक की लंबाई, वजन, रंग रूप, शारीरिक गठन आदि इसी के अनुरूप होते हैं। यही कारण है कि बच्चों की शक्ल सूरत, शारीरिक रचना, चेहरा और अन्य विशेषताएं अपने पेरेंट्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं। भौतिक परिवेश, प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों ही समय में शिशु का विकास उसके भौतिक वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। जलवायु, हवा, प्रकाश, पानी, घर की स्थिति और उसके आसपास का वातावरण ऐसे तत्व हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। लैंगिक भिन्नता, जन्म के समय लड़के लड़कियों की तुलना में लंबाई और वजन में कुछ अधिक होते हैं, जबकि लैंगिक परिपक्वता लड़कियों में पहले आती है तथा प्यूबर्टी में लड़कियों की लंबाई एवं वजन लड़कों से अधिक हो जाता है। इस तरह शारीरिक विकास में लैंगिक भिन्नता का प्रभाव दिखाई देता है। स्वास्थ्य, रोग या बीमारी शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, खासकर लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारियां। बीमारी से या रोग से दुर्बलता, चिड़चिड़ापन, उदासी, खेल गतिविधियों और भोजन में अरुचि आदि के कारण शारीरिक विकास की गति मंद या अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे बालक जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में प्रायः बीमार रहते हैं, उनमें कद न बढ़ना, भार में कमी, पेशीय दुर्बलता, हड्डियों का विकसित न होना, मस्तिष्क को क्षति आदि दशाएं देखी जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन यदि अत्यधिक स्रवित होता है तो शारीरिक लंबाई बहुत बढ़ जाती है और अत्यल्प स्रवित होने से व्यक्ति बौना रह जाता है। गोनाड्स के हार्मोन व्यक्ति में स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी तरह थायराइड से निकलने वाला हार्मोन शारीरिक और मानसिक
दोनों ही विकास को प्रभावित करता है। बुद्धि बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। चलना, उठना, बैठना आदि गत्यात्मक व्यवहार बुद्धि से संबंधित हैं। अधिक बुद्धिमान बालकों में ये व्यवहार अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी विकसित होते हैं। अध्ययन बताते हैं कि अधिक बुद्धि वाले बालकों का स्वास्थ्य और लंबाई अन्य बच्चों से अधिक होता है। पोषण बच्चों की पाचन शक्ति अधिक होती है और शरीर विकासशील होता है, अतः उनके आहार की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है। उनके आहार में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स उपयुक्त मात्रा में होने चाहिए ताकि शारीरिक विकास उचित तरीके से हो सके। संवेगात्मक व्यवधान लंबे समय तक चलने वाला संवेगात्मक व्यवधान बालक को क्रोधी और चिड़चिड़ा बनाने के साथ साथ पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को अवरुद्ध कर देता है, जिससे बालक की लंबाई अवरुद्ध हो जाती है। सामाजिक आर्थिक स्तर इसका संबंध खान पान, रहन सहन की सुविधाओं और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से होता है। यदि ये सुविधाएं कम होंगी तो निश्चय ही बालक का शारीरिक विकास प्रभावित होगा। दुर्घटनाओं के परिणाम हमेशा खराब ही होते हैं। दुर्घटनाएं चाहे छोटी हों या बड़ी, इससे बालक में स्थायी या अस्थायी दोष जैसे अस्थिभंग, विकलांगता, आंख, कान और सिर में चोट से संवेदी दोष और गति विकृतियां आदि देखी जा सकती हैं। कई बार तो दुर्घटनाएं इतनी घातक होती हैं कि ये बालक की जान ही ले लेती हैं। पारिवारिक वातावरण शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है पारिवारिक वातावरण। हरलॉक के अनुसार हर उम्र में वातावरण लंबाई की अपेक्षा वजन को अधिक प्रभावित करता है। पारिवारिक वातावरण यदि शांत, सुखद और खुशहाल है तो शारीरिक विकास उपयुक्त प्रकार से होता है, किंतु दुखद, तनावपूर्ण और भययुक्त है तो इसका प्रभाव शारीरिक विकास पर अच्छा नहीं पड़ता। थैंक यू।